माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं दीपाली पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ अद्वैत एजुकेशन पर। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। हम आप सभी के लिए लेकर के आ रहे हैं आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी से रिलेटेड पीवाईक्यूज, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एसएससी वाले बच्चे भी देख सकते हैं, साइंस उनके लिए भी बेनिफिशियल होने वाला है। लेकिन करेंटली तो अभी जस्ट 28 ऑफ दिसंबर से आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है एंड जस्ट उसके बाद अप्रैल से आपका ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। तो दोनों ही एग्जाम में साइंस के लिए अब आपको टेंशन की नीड नहीं है। हम यहाँ पर सारे पीवाईक्यूज देखेंगे, जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं पुराने एग्जाम्स में, उनका हम बकायदा यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो रेडी हो जाइए आप लोग। ये साथ में हमारा कंसेप्ट्स वाले वीडियो भी चलते रहेंगे और मैं लाइव भी आने वाली हूँ, आप सभी के साथ मिलने वाले हैं हम लाइव, जिसमें कि हम साइंस पढ़ेंगे रेलवे के लिए। ठीक है, तो अभी एग्जाम के लिए एकदम से तैयार हो जाइए और प्रिपरेशन एकदम मस्त होने वाली है, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही एक कहना चाहिए बहुत ही एक सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं साइंस। तो तैयार हैं आप सभी? चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस रेलवे में पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं पहले ही कह दे रही हूँ कि रेलवे एंड एसएससी की प्रिपरेशन करने वाले दोनों ही बच्चे इन वीडियोस को देख सकते हैं साइंस का। लेकिन सबसे ज्यादा जो बेनिफिट मिलने वाला है अभी रेलवे के बच्चों को मिलने वाला है, यदि आप सारे पीवाईक्यू सेशन अटेंड करते हो तो आपको कहीं भी नीड नहीं है भटकने की। ठीक है, चलिए तो शुरू करें। आज का आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आज का आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है शुष्क दशा में। अब देखो इस पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन मैंने पहले के वीडियोस में भी करवाया है, जिसमें कि हमारे ऑप्शन में 10 to the power 6 था, सॉरी 10 to the power 5 था। तो यानी कि जब हमारा 10 to the power 5 ऑप्शन में है तो हम 10 to the power 5 ओम ही लिखेंगे। लेकिन यदि ऑप्शन में नहीं है, दो रेजिस्टेंस होते हैं ह्यूमन बॉडी के, कौन कौन से? एक होता है 1000 एंड एक होता है 1 लाख। तो हम कहेंगे व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। यहां पर हमारा 10 to the power 5 नहीं है, तो हम क्या कहने वाले? 1000 ओम इज आवर आंसर। तो क्या होगा यहाँ पर? 10 to the power 3 ओम इज आवर करेक्ट आंसर। तो समझे बच्चों, देखो यदि 10 to the power 5 ओम होता है इसमें, ठीक है, ऑप्शन में, तो हम क्या टिक करते हैं? 10 to the power 5। ऐसा नहीं है कि दोनों ही दे देगा, दो में से एक चीज रहती है। यहाँ पर है 1000, तो हम क्या कहने वाले? 1000 ओम इन ड्राई कंडीशन मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क दशा में कितना होता है? तो आप कहोगे 10 to the power 3 ओम होता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। विद्युत चालकता की इकाई क्या है, पूछ रहा है। ठीक है, देखो पहले तो देखो चालकता और चालकत्व, यानी कि कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस, दोनों से ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इस बात को क्लियर रखना, दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले हम दोनों में डिफरेंस तो देख लें बकायदा, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। कंडक्टिविटी के बाद कंडक्टेंस के भी मैंने क्वेश्चन रखे, ताकि आपको एक साथ ही क्लियर हो जाए कि कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलिए, What is the unit of electrical conductivity is our question। तो पहले हम देखते हैं कि कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस जो है होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, अब देखो हमें क्या क्या पता है? रेजिस्टेंस पता है, रेजिस्टिविटी पता है, उससे ही दोनों चीजें आने वाली। ठीक है, आपको रेजिस्टेंस पता है एंड क्या पता है? रेजिस्टिविटी पता है। अब रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, जहां पर कि ये जो रो है यही आपका क्या है? रेजिस्टिविटी है, यानी कि रेजिस्टिविटी है, यानी कि कहेंगे प्रतिरोधकता। देखो R इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन I होता है। ठीक है, वो तो V इज इक्वल टू आई आर से, यानी कि R इज द रेजिस्टेंस। R हमारा क्या है? प्रतिरोध है।
ये हमको पता है। नेक्स्ट R इज इक्वल टू रो L बाय होता है, ये भी हमको पता है। जहां पर कि R इज इक्वल टू ये जो रो L बाई ए हुआ, यही जो आपका रो है ये क्या कहलाता है? प्रतिरोधकता कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोधकता कहलाता है, या कि हम कहें रेजिस्टिविटी कहलाता है। क्लियर? R इज इक्वल टू रो L बाई ए। हम यूनिट में बाद में आएंगे, पहले आप कंसेप्ट देखो। अब हो गया हमारा रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस हमने देख लिया, उसके बाद आता है यदि मैं रेजिस्टेंस को उल्टा कर दूं। ठीक है भाई, वैसे जाहिर सी बात है, यदि हम रिलेट करें तो हम कह सकते हैं जितना कम रेजिस्टेंस होगा उसकी चालकता उतनी ज्यादा होगी। नॉर्मल सी बात है, रेजिस्टेंस कम यानी कि करंट का फ्लो क्या? ज्यादा। रेजिस्टेंस ज्यादा मींस क्या? करंट का फ्लो कम। ठीक है, तो इससे हम रिलेट करो कि R को जैसे ही हमने उल्टा किया तो क्या बन गया? वो बन गया आपका कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब ही है कि आपकी चालकता, यानी कि चालकत्व ज्यादा होगा वहां पर, तो रेजिस्टेंस क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इसको हम G से रिलेट करते हैं। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जो चालकत्व या आपका कंडक्टेंस होता है वो G इज इक्वल टू 1/R होता है। नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी, हमको पता है। और यदि मैं रेजिस्टिविटी को उल्टा कर दूं तो क्या बन जाएगा? कंडक्टिविटी बन जाएगा। तो प्रतिरोधकता को यदि मैं उल्टा कर देती हूँ, 1/ρ कर देती हूँ, तो हमारा बन जाता है कंडक्टिविटी। इंपॉर्टेंट क्या है? आप दोनों को रिलेट करो। आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पता है, रेजिस्टेंस को आपने उल्टा कर दिया तो बन गया कंडक्टेंस। ठीक है, रेजिस्टिविटी को उल्टा कर दिया तो क्या बन गया? कंडक्टिविटी। अब यूनिट्स की बात करते हैं। देखो यूनिट्स हमको पता है, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? प्रतिरोध की इकाई होती है ओम। सभी को पता है। ठीक है, R इज इक्वल टू रो L बाय ए होता है। रो की यदि मैं यूनिट निकालूं, देखो R इज इक्वल टू हुआ रो L अपॉन ए। अब हमें चाहिए किसकी? रो की इकाई। ठीक है, आपको प्रतिरोधकता की इकाई चाहिए, तो हम रो की वैल्यू निकाल लेते हैं। R इंटू ए अपॉन एल इज इक्वल टू आ गया रो। अब रो की यूनिट चाहिए, देखो एरिया है, एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, तो L से L हो जाएगा आपका कैंसिल, बचेगा क्या? R इंटू एल। देखो ऐसे, देखो R इंटू ए है, तो हम रेजिस्टेंस को एज इट इज लिखते हैं, एरिया को हम लिखते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे हमने चौड़ाई कर दिया, नीचे लंबाई है, ये से आपका कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू रो। तो रो की जो आएगी वैल्यू क्या आ रही है? रेजिस्टेंस इंटू लंबाई चौड़ाई बोलो, एक तरह से वो लंबाई ही है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम और चौड़ाई की यूनिट क्या? मीटर। तो क्या बन गया? प्रतिरोधकता की इकाई बन गया ओम मीटर। तो ये जो ओम मीटर आया है, ये किसकी इकाई हो जाएगी? आपकी प्रतिरोधकता की इकाई हो जाएगी। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी बस याद रखोगे आप। ठीक है, और दोनों की इकाइयां, उसके बाद आप कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी की इकाई खुद ही निकाल लोगे। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हमें रेजिस्टेंस की यूनिट पता है, क्या पता है मैडम? ओम है। ठीक है, मैम ने बताया था रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, तो कंडक्टेंस जो है रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, तो G इज इक्वल टू 1/R, तो हम कहेंगे 1/ओम हुआ। और 1/ओम को हम टेक्निकल टर्म दे चुके हैं, ओम का इनवर्स को हम कहते हैं मो। भाई उल्टा हो गया है। ठीक है, बस इतना समझो, उल्टा हो गया है। ओम जो है, ठीक है, OHM। ठीक है, अब जब हमने इसको उल्टा ही किया, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/R है, तो आप इधर से लिख दो राइट साइड से, तो क्या बन रही है स्पेलिंग? MHO। तो क्या बन रहा है? MHO। लेकिन वो जो यूनिट है वो किसकी है? कंडक्टेंस की यूनिट है। तो रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस बोथ आर डिफरेंट, यानी दोनों ही एक दूसरे के एकदम विपरीत हैं। प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा, विद्युत धारा उतनी ही कम फ्लो होगी, यानी कि चालकत्व तो उतना ही कम होगा। तो इन दोनों को हम साथ में याद रखेंगे। ठीक है, कैसे? रेजिस्टेंस देखो एंड आपका कंडक्टेंस, तो दोनों में ही क्या मतलब आपको जब याद रखना है तो कैसे याद रखोगे कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/कंडक्टेंस। क्लियर? दोनों की इकाइयां कैसे निकालोगे? अब देखो ओम इनवर्स एक इकाई है,
दूसरी इकाई है मो, और इसी को साइंटिस्ट के नाम पर भी रखा गया है सीमेंस। तो तीनों ही इकाइयां अपन को ध्यान रखनी, तीनों से ही क्वेश्चन बनते हैं। ओम तो बहुत कम पूछता है, मतलब ओम इनवर्स पूछता है, ठीक है, मो भी पूछता है, सीमेंस भी पूछता है। क्लियर? चलिए अगला है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जो है आपका रेजिस्टिविटी का विपरीत होता है। तो रेजिस्टिविटी का विपरीत यानी कि 1/ρ कर दो। 1/ρ जब आप कर दोगे तो क्या बन जाएगा? कंडक्टिविटी बन जाएगा। और कंडक्टिविटी बन गया, और रो की यूनिट हमने क्या निकाली है? ओम मीटर। तो भाई हम ओम मीटर को क्या करें इसकी यूनिट के लिए? आपकी कंडक्टिविटी की यूनिट के लिए 1/ओम मीटर करेंगे। तो जब 1 कर दिए तो क्या बन गया? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और अभी अभी देखे हैं कि ओम इनवर्स को क्या कहते हैं? मो कहते हैं या सीमेंस कहते हैं। तो आपकी यूनिट क्या बनने वाली है? मो बनेगी, या कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मो मीटर इनवर्स। तो यहां पर आपकी एक यूनिट आएगी मो मीटर इनवर्स, एक आएगी सीमेंस मीटर इनवर्स। देखो चीजें 4 हैं, और इनसे बनने वाले क्वेश्चंस कम से कम 10 से 12 हैं। क्लियर? तो हमको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, जिसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, साथ ही आपको याद होनी चाहिए चीजें। क्लियर है? अब आपको याद कैसे रखना है? मैडम की बात मानो और सिर्फ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को याद रखो। भाई रेजिस्टेंस सारी दुनिया को पता है कि R = V/I, R की यूनिट है ओम, एंड रेजिस्टिविटी ρ होता है RL/A। तो हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस की है ओम और रेजिस्टिविटी की है ओम मीटर। ठीक है? अब रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। दो चीजें याद है यहाँ पर, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। इधर से दो चीज क्या आ गई? कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। तो चारों में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हम रिलेट करके पढ़ेंगे। हमको दो चीज याद है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की यूनिट, तो हम बड़ी आसानी से किसकी निकाल लेंगे? कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी की। अब कंडक्टेंस की 3 इकाइयां हैं, इस बात को आपको दिमाग में रखना है। क्या क्या रखना है? कि भाई ओम इनवर्स जो होता है उसको मो भी कहते हैं, साथ ही साथ सीमेंस भी कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, तो इसमें से कुछ भी आगे 3-4 क्वेश्चन मैं करवाने वाली हूं, इससे ज्यादा भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब क्वेश्चन कितने बनेंगे? देखो, प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है। ठीक है? नेक्स्ट बनेगा रेजिस्टिविटी कहेंगे या प्रतिरोधकता? प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो कहोगे ओम मीटर है। नेक्स्ट बनेगा कंडक्टेंस की इकाई क्या है? चालकत्व की इकाई क्या है? तो ऑप्शन में ऐसा नहीं कि तीनों दे देगा, ठीक है, बाकी के साथ 3 क्वेश्चन बन जाएगा। एक में रहेगा ऑप्शन ओम इनवर्स, एक में रहेगा मो, एक में रहेगा सीमेंस। तो ये तीनों ही पता होना चाहिए कि हमें ये तीनों ही इकाइयां किसकी हैं? आपकी कंडक्टेंस की हैं। क्लियर? तो कंडक्टेंस की 3 इकाइयां आपको याद रखनी चाहिए। ये बन गया क्वेश्चन। नेक्स्ट बनेगा कंडक्टिविटी की इकाइयों से। कंडक्टिविटी यानी कि कहना चाहिए कंडक्टिविटी की 3 इकाइयां कौन कौन सी बनेगी? पहली बनेगी आपकी 1 क्या? ओम, 1/ओम मीटर किया आपने, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स पहली इकाई, पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन बनेगा तो दूसरी इकाई क्या होगी आपकी? मो मीटर इनवर्स, ओम का इनवर्स कर दिया। तीसरा बनेगा सीमेंस मीटर इनवर्स। तो तीनों ही इकाइयां 3-3 6 इकाइयां इनकी आपको ध्यान में रखना है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। क्लियर? और ध्यान कैसे रखोगे? कोई अब कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाता है, मैम चालकत्व और ये कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी, तो हिंदी में नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखो हिंदी वाले बच्चे भी यहाँ तक पहुंचते पहुंचते कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन तक इतना तो समझने लगते हैं कि क्योंकि भाई इंग्लिश का भी उनको पेपर देना है। ठीक है? रेलवे में नहीं देना, पर एसएससी में है आपका, बाकी बैंकिंग में तो देना है इंग्लिश का एग्जाम, तो इंग्लिश तो पढ़ते ही हैं। तो मैं एक सजेशन दूंगी कि इसमें आप इसको इंग्लिश में याद रखोगे ना तो आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। कैसे? कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस दोनों में ही क्या हो रहा है? प्रोनाउंसिएशन लगभग दोनों का सेम है, तो हम याद रखेंगे। अच्छा, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या है? कंडक्टेंस। नेक्स्ट आएंगे रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, दोनों का ही मिल रहा है फिर से। ठीक है? तो फिर क्या करोगे आप? रेजिस्टेंस से क्या याद रखो? कंडक्टिविटी। और हमको पता है भाई ओम का इनवर्स OHM, MHO, तो बस रेजिस्टेंस का उल्टा है कंडक्टेंस, तो ओम का उल्टा हो जाएगा इकाई। कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर? पहली बार भी कोई बच्चा देख रहा होगा ना तो उसको अभी तक याद हो गया होगा, याद हो गया होगा, गारंटी दे रही हूं मैं। याद हो गया है तो थम्स अप करो। ठीक है? थम्स अप करके बोलो यस मैम याद हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
अपना क्वेश्चन तो देख लें कि क्वेश्चन में पूछा क्या था। क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब तो इतना सब कुछ पढ़ लिए, अब तो बता दोगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की यूनिट क्या है। ओम किसकी है? ओम किसकी है? ओम है रेजिस्टेंस की। किसकी है? रेजिस्टेंस की। ओम मीटर किसकी है? ओम मीटर है रेजिस्टिविटी की। कंडक्टिविटी आ गया, यानी कि कंडक्टिविटी किसका इनवर्स है? रो का इनवर्स है। और देखो मो तो है नहीं, मो किसकी यूनिट है? कंडक्टेंस की यूनिट है। ठीक है, ओम का उल्टा है, कंडक्टेंस की है। यदि क्वेश्चन में कंडक्टेंस होता तो अपना सी ऑप्शन हो जाता, क्या हो जाता? मो इज द यूनिट। ठीक है, ओम क्यू इनवर्स, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, मो मीटर इनवर्स होगा, यही होगा मो बोले मीटर इनवर्स। ठीक है, या मो लिखना तो आप ऐसा लिख सकते हो, मीटर इनवर्स। तो यस, ये जो है हमारा कंडक्टिविटी का इकाई है। तो कंडक्टिविटी की इकाई क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्योंकि भैया अभी अभी तो मैडम ने दिखाया आपको, ये देखो यहाँ पर ओम इनवर्स या मीटर इनवर्स बोले, या कि मो मीटर इनवर्स बोले, या कि सीमेंस मीटर इनवर्स बोले, तीनों चीज एक ही बात है। क्लियर हुआ है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर क्या कह रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। निम्नलिखित में से किस तत्व की चालकता सबसे अधिक है? बहुत बार पढ़ा है, जब कंडक्टेंस पढ़ रहे थे तब भी देखा था। तांबा की है, बिल्कुल कंडक्टर है, सिल्वर भी कंडक्टर है, जिंक लेड सभी कंडक्टर है। ठीक है, लेकिन बेस्ट कंडक्टर की बात हो रही है तो हमें पता है कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, लेकिन महंगा होने की वजह से हम क्या यूज करते हैं? हम कॉपर यूज करते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? तो अपना ऑप्शन क्या होने वाला है? आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। सिल्वर जो है, यानी कि कहें चांदी जो है, सबसे अच्छी चालकता चांदी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टिविटी। ठीक है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस जो है कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का यहाँ पे मिसप्रिंट है कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस। इफ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम देन द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज। ठीक है, तो यहां पर क्या है? कंडक्टेंस। ओके, क्लियर रखना। इसको मैं इंग्लिश में ही बोल के करवा रही हूं ताकि आप जब पेपर में भी बनाओ ना ये कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी के क्वेश्चन, तो आप सिर्फ इंग्लिश वाला ही देख के कर लोगे। इधर जाओगे तो कंफ्यूजिंग होगा। चालकत्व, चालकता, ये जैसे ही टर्मिनोलॉजी आती है ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो हम क्यों जाएं भाई, जब हमारे पास ऑप्शन है, हमको पता है कि हम कर लेंगे, कंडक्टेंस से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, तो हम क्यों जाए चालकत्व में? ठीक है, तो यहां पर मिसप्रिंट है द इनवर्स ऑफ। क्वेश्चन में ही बोल दिया कि रेजिस्टेंस का इनवर्स कंडक्टेंस है, वो तो हमको पता था लेकिन फिर भी बता दिया। ठीक है, तो इफ द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, सारी दुनिया को पता है भाई रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो क्या है? ओम है। ठीक है, द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस विल, भाई ओम का इनवर्स ही तो होगा, जब बता दिया कि वो उसका उल्टा है, यानी कि रेजिस्टेंस का उल्टा है कंडक्टेंस, तो भाई यूनिट क्या होगी? उल्टी हो जाएगी, 1 अपॉन ओम। 1 अपॉन ओम इज मो। तो पहला ऑप्शन ही हो जाएगा मो, इसमें है नहीं तो अपना हो जाएगा ओम इनवर्स, एंड ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, ये क्लियर हुआ? देखो इस तरह के क्वेश्चन में अपन इंग्लिश में देख के करेंगे ना तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने? नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो आ गया, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। यहां पर इसने सीधा सवाल पूछा है। इसके पहले क्या किया था इसने? भाई आंसर भी बता ही दिया था कि कंडक्टेंस क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन किसी, ये आए हुए क्वेश्चन है, पेपर में आ चुके हैं रेलवे के। ठीक है, तो कैसा पूछा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। एक बार कैसा पूछा, बता भी दिया कि कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा है भाई, तो अब तुम ही बता दो यूनिट क्या होगी। क्लियर? ठीक है, यहां पर नहीं बताया कि कंडक्टेंस जो है रेजिस्टेंस का उल्टा है, लेकिन हमको तो पता है ना, मैडम ने अभी भी एक्सप्लेन किया। क्या किया कि जो हमारा व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस की जो यूनिट है वो रेजिस्टेंस की उल्टी है, तो 1 अपॉन मो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ओम इनवर्स बोलो या मो बोलो एक ही बात है। यहां पर दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं, कुछ मिसप्रिंट होगा। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा आंसर ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु डिस्कवर्ड द लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है,
विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच में किसने संबंध बताया था? ठीक है, दोनों क्षेत्रों के बीच में संबंध किसने बताया था? मैक्सवेल ने, डीजल ने, माइकल फैराडे ने या वोल्टा ने? तो आइए देखते हैं किसने बताया था संबंध। ठीक है, संबंध जो है, हाँ, माइकल फैराडे जी ने बताया था। कैसे बताया था? इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक, इनके दिमाग में चल रहा था कि भाई इलेक्ट्रिकल फील्ड की खोज हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की खोज हो गई, क्यों ना मैं दोनों को मिला दूं, क्यों ना मैं दोनों को मिला दूं। जैसे दोस्त लोग सोचते हैं ना, सही है यार, अच्छा तो है, दोनों लोग की जोड़ी मस्त लग रही, क्यों ना दोनों को मिला दिया जाए, है ना। कह रहा है कि माइकल फैराडे का कह रहा है, माइकल फैराडे मेड हिज फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन 1821। 1821 में इन्होंने पहले डिस्कवरी की जिसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कंबाइन इन्होंने क्या किया, प्रयोग किया। He took the work of ओस्टेड, इन्होंने ओस्टेड और एम्पियर दोनों के, ओस्टेड का चुंबकीय प्रभाव और एम्पियर का इन्होंने विद्युतीय प्रभाव, इन दोनों को मिला करके एक एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने देखा कि सच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये सफल हो गए उन दोनों को, प्रयोगों को, उन दोनों यानी ओस्टेड और किसके, आपके ओस्टेड एंड एम्पियर के मिलाने में जो बना रिजल्ट, उस पर क्या हो गया, ये सफल हो गए। इन्होंने देखा दोनों को मिलाने के बाद, ओस्टेड और एम्पियर के प्रयोगों को मिलाने के बाद, कि सच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल करंट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन 1831 अचीव्ड एन इलेक्ट्रिकल करंट फ्रॉम अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, अ फिनोमिना नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन्होंने क्या किया कि एक कुंडली ली, कुंडली समझते हो, जब किसी, मतलब सोलेनाइड समझते हो, सोलेनाइड का मतलब होता है कि जब आप किसी, मतलब सिलेंडर टाइप एक आपका मटेरियल है कुछ, उसके ऊपर आपने वायर्स लपेट दिए, ठीक है। तो जब आपने वायर लपेट दिए तो वो बन गया एक कुंडली, ठीक है। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र पर रखोगे तो फैराडे जी ने देखा कि जब किसी कुंडली को, सपोज करो ये आपकी क्या है, कुंडली है, जब किसी कुंडली में यदि आपने क्या कर दिया है, तार लपेट दिया है, ठीक है, तो जब किसी कुंडली को उन्होंने क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया और देखा कि चुंबकीय क्षेत्र पर रखने पर उस कुंडली पर विद्युत वाहक बल ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। ईएमएफ इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ एन डी फाई बाई डी टी, एंड ये माइनस ऑफ एन डी फाई बाई डी टी का मतलब है एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस सोलेनोइड, या कुंडली में जितने नंबर हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना इंपॉर्टेंट है कि किसने लिंक खोजी थी, तो भाई माइकल फैराडे ने खोजी थी। लेकिन मैं बस थोड़ा सा आपको याद रहेगा यदि आप इसको याद रखोगे कि मतलब इन्होंने क्या किया कि एक चुंबकीय क्षेत्र पर एक कुंडली रखी, इन्होंने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र जब मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है, एक विद्युत वाहक बल प्रोड्यूस हो रहा है, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, यानी कि E जो है वो आपका EMF है, प्रोड्यूस हुआ और वो सफल हो गए दोनों क्षेत्रों को मिलाने पर, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को मिलाने पर। तो ये था अपना ऑप्शन, क्या ऑप्शन हो जाएगा, माइकल फैराडे इज अवर करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टेस्ला इज अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक, टेस्ला इज अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक, किसका, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक मोमेंटम, मैग्नेटिक एरिया, मैग्नेटिक फ्लो। तो जो टेस्ला है वो किसकी इकाई है, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, जो टेस्ला को हम और क्या कहते हैं, टेस्ला जो है वेबर पर मीटर स्क्वायर कहलाता है, यानी कि कहना चाहिए वेबर पर मीटर स्क्वायर, या कि जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई जो है ना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। लेकिन टेस्ला नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था, इसलिए हमने क्या कहा, टेस्ला इसका नाम रख दिया, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर बोले। तो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय, मतलब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से बात हो रही है, तो इंडक्शन इज अवर करेक्ट आंसर, यानी कि टेस्ला जो है चुंबकीय प्रेरण की यूनिट होगी। क्लियर? मोमेंटम, एरिया एंड फ्लो की नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ द ड्राइवर, यानी कि ड्राइवर नहीं होगा, वहां पर चालक होगा, कंडक्टर होगा। ये हमारे लिखने वाले
कंडक्टर। क्लियर? चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ जाता है? देखो, चालक का प्रतिरोध लंबाई बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से, या कि एरिया कम करने से। अब भाई हमको पता है, मैंने पहले ही कहा है कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, तो R रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल हो गया रो के, एंड रो जो है आपका रेजिस्टिविटी जो है रो इज इक्वल टू होता है रो जीरो 1 प्लस अल्फा टी। यानी कि ये जो है रेजिस्टिविटी आपके टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रो बढ़ेगा, रो बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ये दोनों भी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हाँ, और देखो क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस बढ़ाने से क्या लंबाई बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी भाई, रेजिस्टेंस और लंबाई एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लंबाई के भी प्रोपोर्शनल है, रो के भी प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल ये दोनों सही है। अब यहाँ पर लिख दिया डिक्रीज इन कट ऑफ एरिया, यानी कि क्षेत्रफल घटाने पर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रेजिस्टेंस और एरिया जो है एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एरिया आप जितना कम करोगे रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल हमारा रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए एरिया कम करना पड़ेगा। तो अपना ऑप्शन होने वाला है ऑल ऑफ दीज, सभी कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं कि रेजिस्टेंस में यदि हम लेंथ बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया कम करें तो रेजिस्टेंस अपना बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ? तो अपना ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर, कि चालक का प्रतिरोध इनमें से तीनों को चेंज करने पर बढ़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है हाउ मच हीट will be produced from a heater with a 900 ohm resistor if a current of 0.3 ampere flowed from it for 10 seconds। ठीक है, क्या क्या गिवन है, दिया क्या क्या है और देखते हैं। देखो यहां पर वैल्यू दे दिया है, किन किन चीजों की वैल्यू दिया है? वैल्यू गिवन है आपके पास, हाउ मच हीट विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ हीटर, यानी कि कितनी ऊष्मा प्रोड्यूस हो रही है, आपको निकालना है ऊष्मा। देखो इससे पहले भी जब मैं क्वेश्चंस करा रही थी तो हम कह रहे थे ना कि हमारा तार गर्म हो रहा है, इससे क्वेश्चन, तो जब कोई तार गर्म हो रहा है, जब भी ऊष्मा की बात होगी, कितनी ऊष्मा प्रोड्यूस हो रही, तो हम जाते I2R लॉस पर, यानी कि जो हमारी प्रोड्यूस होने वाली यहाँ पर ऊष्मा होने वाली, और कितनी होने वाली है? वो होने वाली है I2R। ठीक है, यहाँ पर जो है अब गिवन क्या क्या है वो देख लेते हैं। रेजिस्टेंस गिवन है, कितना है? R इज इक्वल टू 900 ओम। ठीक है, और क्या गिवन है? करंट इज इक्वल टू 0.3 एम्पियर गिवन है, टाइम भी गिवन है भैया 10 सेकंड के लिए पूछा है। तो पहले तो हम निकाल लें कि कितना आपका हीट प्रोड्यूस हो रहा है, उसके बाद हम निकालेंगे कि कितने समय में कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो I2R हमको पता है, जो आपकी ऊष्मा निकलने वाली है, कितना हो जाएगा? I का वैल्यू है 0.3 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस है 900 ओम का। हाँ, तो इसके बाद क्या आने वाला है? इसका स्क्वायर कर दिया आपने, आ गया 0.09 इंटू 900 ओम। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे दोनों को, कितना हो जाएगा? 8100 और 2 अंक बाद दशमलव आ गया 81 जूल आपकी ऊष्मा आ गई। लेकिन कह रहा है भाई 10 सेकेंड में कितनी प्रोड्यूस होगी, तो क्या हो जाएगा? I2R इंटू टी, 10 सेकेंड के लिए पूछा है, तो 81 इंटू 10 सेकेंड इज इक्वल टू आ जाएगा 810 जूल। तो होने वाला है अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपना सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी 810 जूल ऊष्मा प्रोड्यूस होगी। अब देखो पहले ही कहा था हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमारी अप्रोच क्वेश्चन के हिसाब से होगी। क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम सोचेंगे भाई कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। वही फॉर्मूला उठाया और पहले हमने देखा कि ऊष्मा निकालने, उसके बाद 10 सेकंड के लिए तो हमने समय का भी क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसका ऑप्शन क्या कर दोगे आप? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 810 वो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड। बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किसके द्वारा रेटेड होता है? देखो मैक्सिमम चीजें हम खरीदने जैसे जाते हैं, जैसे आप कैपेसिटर लेने जाओगे तो क्या कहोगे? भैया इतने माइक्रोफैराड का दे दो,
ठीक है। उसकी रेटिंग किसमें होती है? मतलब फैरेड में होती है, लेकिन हम जो यूज करते हैं होम एप्लियंसेस में उसमें माइक्रोफैरेड यूज करते हैं फैन वगैरह में। कह रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब, बाजार में बल्ब लेने जाते हो तो क्या कहते हो? 10 वॉट का दे दो, 100 वॉट का दे दो, 500 वॉट का दे दो, जितने वॉट का चाहिए ना, वॉट में हम लेते हैं। तो यहां पर सिर्फ ये नहीं पूछा कि किस में, आपका कॉम्बिनेशन। अब वॉट के साथ साथ कभी कहते हैं भैया 20 एम्पियर का बल्ब दे दो, बताओ कहते हो क्या? 20 एम्पियर का बल्ब दे दो? नहीं, करंट इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इलेक्ट्रिक बल्ब, कहना चाहिए है इलेक्ट्रिक बल्ब। लेकिन हम नॉर्मली जिसकी बात करेंगे ना, ऐसा नहीं कह देना कि मैडम ने तो कहा करंट इंपॉर्टेंट ही नहीं है, बिना करंट के बल्ब कैसे जलेगा मैम? तो हाँ, मुझे भी पता है बिना करंट के बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करूं तो पावर के साथ करंट नहीं है, पावर एंड पावर ये भी नहीं है, करंट एंड वोल्टेज ये भी नहीं है। अच्छा, फिर से अशुद्धि, शक्ति एंड वोल्टता, यानी कि पावर एंड वोल्टेज है यहां पर। तो पावर एंड वोल्टेज का मतलब है कि हाँ, पावर एंड वोल्टेज इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन हमारा रेटेड करने के लिए बल्ब को। हमने कहा सपोज 500 वॉट का यदि बल्ब है, 500 वॉट पावर ले रहा है, या नॉर्मली जो घर में यूज करते हैं 100 वॉट का बल्ब यूज करते हैं, तो 100 वॉट का बल्ब यूज कर रहे हैं, तो 100 वॉट का जो बल्ब है ना, तो कितनी पावर ले रहा है? 100 वॉट का यदि आपका बल्ब है तो क्या कहोगे? 100 वॉट का बल्ब दे दो। घर में कितनी सप्लाई आती है आपकी? 220 वोल्ट की आती है, ठीक है। तो जो कॉम्बिनेशन है वो किसका किसका है? वो है आपका पावर और वोल्टेज का। तो हो जाएगा अपना ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पावर एंड वोल्टेज से हम बल्ब को रेटेड करते हैं। किससे करते हैं? पावर एंड वोल्टेज से। तो आज का सेशन कैसा था? एकदम फाड़ू था ना? मजा आया? चलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी मस्त इसी तरीके से परफॉर्मेंस देने वाले हो। जो भी चीजें पूछते हैं उनको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, बहुत अच्छा लगता है। चलिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ और, ठीक है। तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। चलिए, थैंक यू क्लास।